और लीजिए स्वागत अभिनंदन किया जाए सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रास बिहारी जी का। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि दौसा की लोकप्रिय सांसद जसकौर मीणा जी, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्य श्री महेश शर्मा जी, मेरे साथ एनयूजे के महासचिव प्रसन्न मोहंती जी, एनयूजे के उपाध्यक्ष प्रदीप तिवारी जी, कन्नौजिया जी, हिमाचल प्रदेश से आई हमारी राष्ट्रीय सचिव सीमा कश्यप जी, राजस्थान पत्रकार संचार जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष राकेश शर्मा जी, महासचिव संजय सैनी जी, प्रदेश सचिव और कार्यक्रम के आयोजक महेश पालाहेड़ी जी, जार के समस्त पदाधिकारी, एनयूजे के देश के कोने कोने से आए मेरे मित्र, आज हम यहाँ पर 2 दिन मीडिया से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करेंगे, इसलिए इकट्ठे हुए हैं। मेरे मित्रों ने कुछ समस्याओं पर बातचीत की। पिछले 1 साल में हमने 3 बार संसद पर धरना दिया, प्रदर्शन किया। हमने पिछले 1 साल में कम से कम 30 पत्र प्रधानमंत्री को लिखे, गृह मंत्री को लिखे, सूचना प्रसारण मंत्री को लिखे, देश के सभी मुख्यमंत्रियों को हमने पत्र भेजे और उसमें एक ही हमारी मांग थी कि कोरोना महामारी का निर्मम प्रहार देश पर हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा निर्मम प्रहार हमारे ऊपर अखबार के मालिकों और टीवी चैनल के मालिकों ने किया। इतना निर्मम चेहरा अखबार मालिकों और टीवी चैनलों के मालिकों का सामने आया कि उसके अखबार में काम करने वाला रिपोर्टर, जिसको नौकरी से निकाल दिया, उसका पूरा परिवार मरने के कगार पर पहुंच गया। ना सरकार सहायता करने आई, ना अखबार से उसे सहायता मिली, और उसका बकाया पैसा तक, उसका जब कोई बीमार था, अस्पताल में भर्ती था, तो उसके अखबार का मालिक, अखबार के मैनेजर, उसके परिवार को उसका ही पैसा देने को तैयार नहीं थे। और सब पूरा मीडिया एक पिंजरे में बंद मुर्गों की तरह अपना इंतजार कर रहा था। आज इसकी बारी आई है, कल उसकी आएगी, वो उसे लगा मेरी नहीं आएगी, ये मर गया साला, चलो मैं तो बचा रहूंगा। क्या हुआ? धीरे 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 जिस आवाज को हम पिछले 50 साल से उठा रहे हैं, आज वो पूरी मीडिया पर आ गई है। हर कोई बिलबिला रहा है, उसको चाहिए कि कोई बचाए, लेकिन लड़ने को तैयार नहीं है। जैसे महेश जी ने कहा, हमको आवाज उठानी चाहिए, हम सबकी आवाज उठाई है और उठाते रहेंगे। लेकिन आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि कई बार ऐसा अवसर आया कि कोई किसी का नौकरी गई या किसी पर हमला हुआ, किसी पर कोई धमकी दी, हम लड़ने को तैयार हैं, वो हमसे बात करने को तैयार है। हमने धरना दिया जंतर मंतर पर, वो खुद गायब हो गए। अगर मीडिया में काम करना है आज, तो आपको जो बताया जाता है वो करना है। जब मैं 40 साल पहले पत्रकार बनने की सोच रहा था, तो मुझे कई खासकर मेरे पिताजी, मेरे परिवार के सदस्य, मेरे अध्यापक, मेरे पिताजी चूंकि कॉलेज में
और पढ़ाते थे तो उनका कहना था कि पत्रकार भूखे मरते हैं। मैं जिद में पत्रकार बना, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि शायद मैंने उस समय पत्रकार बनने का फैसला गलत किया। और आज मैं कहता हूं, यहां पर पत्रकारिता की, जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी चलाने वाले लोग भी बैठे हैं, कि पत्रकारिता की यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल सब बंद कर देने चाहिए। पत्रकारिता में वही आ रहे हैं जिनके पास में पहले से ही सुख सुविधाएं हैं, जो टीवी पर अपने चेहरे चमकाने चाहते हैं तो मीडिया में आने चाहते हैं, लेकिन जो निचले स्तर पर मीडिया में काम कर रहा है, खास तौर पे हम दौसा में एक छोटी सी जगह राजस्थान में बैठे हैं, यहाँ पर तमाम अखबारों के सेंटीमीटर पर काम करने वाले लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। और यही पत्रकारिता की जान है, यही पत्रकारिता की रीढ़ है। जब गांवों से खबर, छोटे शहरों से खबर, जब छोटे छोटे जिलों से खबर अखबारों में जाती है, वही खबर बड़ी खबर बनती है। और एक छोटी खबर बड़े बड़े चैनलों के लोगों को, बड़े बड़े अखबारों के पत्रकारों को उस जगह दौरा करने के लिए बुलाती है। आज आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी खबर नंदीग्राम से बनी कि ममता बनर्जी जा रही थी, उनकी पैर मुड़ गया, और खबर बनी कि उन पर हमला हो गया। फिर ये अलग बात है, उस पर राजनीति हो रही है, जबरदस्त राजनीति हो रही है, लेकिन पूरा देश का मीडिया आज नंदीग्राम में पड़ा हुआ है। और यही जो पत्रकार छोटी छोटी जगह काम करते हैं, अपना कुछ छोटा मोटा काम करके पत्रकारिता करते हैं, अपना ज्यादातर समय पत्रकारिता में लगाते हैं, उनको क्या मिलता है? 1 रुपया, खबर छप गई तो 1 रुपया, एक बाइट दिख गई, बोले आप बाइट भेजो। बेचारा पूरे दिन बाइट लगाता रहेगा, मोटरसाइकिल में भागता रहेगा, और उसमें अपने आप 10 बाइट भेजा तो एक छोटा सा बाइट लग गया 10 सेकंड का, बोले आपके 50 रुपये बने, आज के मिल जाएंगे। आज हमें इस स्थिति में हम क्यों हैं? देश में, प्रदेश में पत्रकारिता के लिए, प्रेस के लिए जो कानून बने थे वो समाप्त होने की तैयारी में है। सरकार उन्हें धीरे धीरे समाप्त कर रही है। सरकार का कहना है कि समाप्त इसलिए कर रहे हैं कि कोई लागू नहीं करता। लागू करने की जिम्मेदारी किसके पास है? राज्य सरकारों के पास। आप शिकायत करिए तो पहले तो लेबर डिपार्टमेंट जो है वो आपको चक्कर लगाता रहेगा। मैं हिंदुस्तान टाइम्स में था, 2006 की बात है, रातों रात 800 कर्मचारियों को निकाल दिया गया। उस समय शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, एक मंगत राम गर्ग लेबर मिनिस्टर थे, उसके कुछ दिन बाद हमारा दिल्ली इसी तरह नेशनल एजुकेटिव थी, तो लेबर मिनिस्टर मंगत राम गर्ग, उनका कहना था कि आप पत्रकारों में जो ब्लैक शीप मतलब काले भेड़िए हैं, उन्हीं के कारण हिंदुस्तान टाइम्स के 800 लोग निकाल दिए गए। मैनेजमेंट ने हिंदुस्तान टाइम्स में काम करने वाले एक पत्रकार की ड्यूटी लगाई कि लेबर डिपार्टमेंट की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और कमाल की बात है, जो ये पत्रकार काम कर रहा था उसको ही संपादक बदलते, मैनेजमेंट बदलते ही बाहर निकाल दिया गया। मित्रों, हम पिछले कई सालों से पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। हम 20 वर्षों से प्रेस काउंसिल की जगह मीडिया काउंसिल बनाने की बात कर रहे हैं। हम मीडिया आयोग का गठन करने की मांग कर रहे हैं। हम छोटे अखबारों के लिए, खासतौर पे जो छोटे छोटे जिलों से अखबार, कम संसाधन में अखबार निकलते हैं, उनके लिए हम आर्थिक पैकेज देने की मांग कर रहे हैं। पत्रकार सुरक्षा कानून क्यों? हमने कहा कि पत्रकार को, अगर मीडिया को आप लोकतंत्र का चौथा खंभा मानते हैं, 3 खंभे हमारे, चौथा खंभा हम स्वयं हैं। कहीं नहीं लिखा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंभा है। हम कहते हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, जबकि लोकतंत्र में, संविधान में उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। आज सबसे बड़ा संकट
मीडिया की साख के साथ तो है ही, मीडिया में काम करने वाले लोगों की जान का भी है। आज मीडिया की साख पर सवाल उठाए जाते उठते रहेंगे। मीडिया की हालत ऐसी ही हो गई है। आपको ध्यान होगा, जब आप पत्रकारिता में आए थे या मैं पत्रकारिता में आया था, तो हम खबर लेकर दफ्तर जाते थे कि आज हमारे पास ये 4 खबर हैं। शाम को तय होता था एक खबर पहले पेज पे लगेगी, ये खबर अंदर लगेगी या नहीं लगेगी। आज मैनेजमेंट और संपादक पहले ही तय कर लेता है कि कल पहले पेज पे कौन सी खबर लगानी है, और उसके लिए रिपोर्टर को बताया जाता है जाओ ये तुम खबर करो। रिपोर्टर कहेगा सर दौसा में एक बहुत बड़ी घटना हो गई है, वो खबर बहुत बड़ी है। वो कहेगा भाई तुम जाओ और बालाजी महाराज में फलाने मंत्री जी आए हैं, उनका स्वागत हो रहा है बहुत जोरदार, उसकी खबर चाहिए हमको। आपको पता है पत्रकार कौन है जो खबर भेजता है? चाहे वो छोटा पत्रकार हो, लेकिन पत्रकार की कोई कानूनी परिभाषा नहीं है। वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट बना था, उसमें वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की डिफिनीशन है। पत्रकार कौन है इसके लिए कोई कानून ही नहीं है। हमने पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग इसलिए भी की थी कि जब पत्रकार सुरक्षा कानून बनेगा, क्योंकि सरकार वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को खत्म करने वाली है, कहती है इसका कोई फायदा नहीं है, बेस बोर्ड भी लागू नहीं होगा, बेस बोर्ड का गठन भी नहीं होगा, बेस बोर्ड के हिसाब से जब तनख्वाही नहीं मिलती है तो बेस बोर्ड के गठन की सवाल ही नहीं है। लेकिन जब पत्रकार सुरक्षा कानून बनेगा तो तय होगा कि पत्रकार कौन है। आज सबसे ज्यादा मजाक किसका उड़ता है? आप कहीं जाइए, टीवी चैनल देखने के बाद सबसे ज्यादा अगर आपने गलती से कह दिया कि आप मीडिया में हैं, तो आपका ऐसा मजाक बनाया जाएगा, आपको लगेगा गलत जिम्मों ने बोल दिया। आज कौन पत्रकार है? लोग कहते हैं कि पत्रकार मीडिया के लोग ब्लैकमेल करते हैं। ठीक है, करते होंगे, मेरा भी अनुभव है, करते होंगे। छोटा छोटा 200-400 रुपए की कोई करेगा तो मांग लेते होंगे। लेकिन आप एक बात बताइए, आप उसे 100 रुपए खबर का देंगे और उससे कहेंगे तुम मुंशी प्रेमचंद की तरह लिखो और राजा हरिश्चंद्र की तरह जियो, और आपने सवाल उठाया, आपने कहा नहीं बहुत कम दे रहे हैं, तो बोले भगत सिंह की तरह 5 रुपए भी लटका देंगे। हमने पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग इसलिए की थी कि देश में लगातार चाहे राजनीति से जुड़े लोग हों, चाहे पुलिस से जुड़े लोग हों, प्रशासन से जुड़े लोग हों, माफिया हो, गैंगस्टर हो, अपना भ्रष्टाचार उजागर होने पे सबसे पहले पत्रकार उसका निशाना बनता है। और आज पत्रकारिता में भीड़ भी बहुत हो गई है। कहीं जुलूस हो रहा है, कहीं कोई दुर्घटना हो गई तो धक्का भी पड़ेगा, खुद कैमरा मैन एक दूसरे ऊपर गिर भी पड़ते हैं। हमने कहा एक ऐसा कानून होना चाहिए देश में, सरकार बात तो कर सकती है लेकिन बनाती नहीं। जब सरकारों की शिष्टदारी होने लगी तो सोशल मीडिया पर लगाम कसने की बात हो रही है, कार्रवाई भी हुई है। और कोरोना काल में तो महामारी एक्ट में सिर्फ ये लिखने पर कि जिस क्वारंटाइन कैंप में लोग रह रहे हैं वहाँ के दरवाजे टूटे हुए हैं, शौचालय साफ नहीं है, खाना अच्छा नहीं मिलता है, अखबार में छप गया तो डीएम एसएसपी का मुकदमा दायर कर दिया, जेल भेज दिया। कई राज्यों में हुआ। लेकिन जब कानून होगा, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेस को लेकर, मीडिया को लेकर कानून नहीं है। हमारे यहाँ संविधान में बोलने की आजादी के तहत ही मीडिया को रखा गया है, लेकिन पत्रकार कौन होगा ये तय नहीं है। आपके पास आज एक कैमरा वाला मोबाइल होना चाहिए, सबके पास होता है, आप पत्रकार हैं। आप कहीं भी लगा दीजिए कि मैं पत्रकार हूं। इस कारण भी मीडिया में शिकायतें बढ़ रही हैं। कानून इसलिए भी चाहिए, अगर कोई पत्रकार को हमला करे, धमकाए, मारे, पीटे, कुछ करे
तो वो अगर शिकायत दर्ज करता है तो 24 घंटे में 48 घंटे में एक एसपी अफसर का लेवल उसकी जांच करे और जो भी सच हो वो सामने रखे। अगर कोई पत्रकार ब्लैकमेल करता है, किसी को धमकाता है, पैसा मांगता है, उगाई करता है और उसके खिलाफ भी कोई शिकायत करता है तो उसकी भी जांच एक एसपी लेवल का अफसर करे। अगर पत्रकार दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये हमारी एक उसमें डिमांड। और कोई पत्रकार अगर काम कर रहा है, कहीं अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है, उसको कोई धक्का देता है, मारता है, पीटता है, उसका कैमरा छीन लेता है या तोड़ देता है, तो पत्रकार की शिकायत पर उसके खिलाफ उसी तरह कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह एक सरकारी अफसर पर हमला करने के शिकायत पर होती है। अगर हम एक लाइन बनाना चाहते हैं, अब मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूं आपको और अपनी बात खत्म करूंगा। सांसद जी बैठी हैं, कांग्रेस के राज में जो उस समय मंत्री थे, सूचना प्रसारण मंत्री, मैंने उनको कहा कि आप कुछ ऐसा कानून बनाइए कि पत्रकारिता में एक लक्ष्मण रेखा रहे, उसको कोई लांगे तो आप उस पर कोई नियम बनाइए, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हम लोग उस समय जो प्रेस काउंसिल के चेयरमैन थे मार्कंडेय काटजू, हम उनके पास भी गए थे, लेकिन वो उससे भी आगे निकले, बोले मैं हर पत्रकार को एक लाइसेंस दूंगा। तो हमने उस समय डिमांड की थी कि देश में एक रजिस्टर बनना चाहिए, नेशनल रजिस्टर फॉर जर्नलिस्ट। जिसको पत्रकारिता करनी है वो पहले उसमें रजिस्टर कराए। पत्रकारिता के नाम पर मिलने वाली तमाम सुविधाएं वो लोग ले जाते हैं जिनका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है। आप देखते हैं अगर कोई हॉस्पिटल, किसी के पास पैसा है, उसने अपना खाने कमाने के लिए हॉस्पिटल खोल लिया, कोई यूनिवर्सिटी खोलता है तो, या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोलता है, अगर मान लिया किसी के पास पैसा है उसने हॉस्पिटल खोला, वो चेयरमैन बन सकता है हॉस्पिटल का, लेकिन डॉक्टर नहीं बनेगा कि भाई मैं चेयरमैन हूं, मैं इस मरीज को ऑपरेशन कर दूंगा। उसके लिए डॉक्टर रखना पड़ेगा उसको। अगर आपको कोई केस लड़ना है तो आपको वकील रखना पड़ेगा। लेकिन किसी के पास पैसा है, उसने अखबार निकाल लिया, मेरे जैसे आदमी नौकर रखे, वो प्रधान संपादक बन गया, मुझे उसकी ड्यूटी लगानी है। और मुझे एक मौका मिला कि मैंने बहुत बड़े कई गधों के साथ काम नहीं किया। एक छोटा सा किस्सा आपको बताऊंगा, बहुत पुरानी बात है। जब मैं पत्रकारिता शुरुआत कर रहा था तो एक अखबार में मैं था। उस अखबार में देश के एक बहुत बड़े संपादक थे दिल्ली में, हिंदुस्तान में पहले काम करते थे, उनको संपादक बनाया, उनको बुलाया। आगरा का अखबार था, बोले आप आगरा आ जाओ। बुजुर्ग थे, वो चले गए आगरा, क्योंकि मथुरा के पास रहने वाले थे। ठीक है, आगरा चला जाता हूँ। अब लाला ने कुछ दिन बाद उनको पैसा देना बंद कर दिया। जो लाला थे वो कांग्रेस के नहीं नेता थे। अब संपादक जी को वहां से निकलने का मौका चाहिए था, पैसा भी चाहिए था। तो राजीव गांधी आगरा आए। वो एक चकाचक नाम से कॉलम लिखा करते थे उस अखबार में, ब्रिज भाषा में कॉलम छपता था वो। तो उन्होंने राजीव गांधी और ऐसे जोड़ते हुए अपने लाला के ऊपर कमेंट किया था कि अभी तो बछड़ा आयो है तो लाला लमलेट है, वो गैया आएगी तो लाला कहा करे वो। अब लाला को तो समझा ही नहीं, लेकिन लाला के आसपास जो कान के ऊपर लोग थे उन्होंने उनको समझाया, ये आपके बारे में लिखा है। तो उन्होंने उनको जो भी उनका बकाया था देकर बेदखल किया। लोग बताते थे कि एक दिन बड़ी सी हेडलाइन छपी थी कि राष्ट्रपति ने नैतिक मूल्यों के गिरावट पर चिंता जताई। उनके बड़े भाई थे, लोहे के व्यापारी थे, वो दफ्तर में घुसते हैं, जोर से पूछते हैं, अपने छोटे भाई का नाम था उनका, उसका नाम लेते हुए, अरे इससे हमारे लोहे पे तो असर नहीं पड़ेगा। तो मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि मीडिया में किस तरह के लोगों का पैसा लग रहा है। पिछले 10 सालों में अगर आप देखें तो कम से कम मीडिया से जुड़े कंपनियों के 100 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 2 दर्जन से ज्यादा तो पश्चिम बंगाल में है।
बीच में आपने देखा होगा कि चिट फंड कंपनियों के अखबारों की बहुत लाइन लग गई थी। उनका एक ही काम था, या मेरे अखबार में काम करो, अब पैसा लो, खबर को चिंता नहीं आपको, बस मेरा मंत्रियों से सेटिंग कराते रहना। अगर ये नियम बनता है, और खासतौर पर जैसे मीडिया आयोग की हम बात कर रहे हैं कि अगर पहले देश में 2 प्रेस कमीशन बने थे, एक 1956 में रिपोर्ट आई थी, एक की रिपोर्ट 1980 में 82 में आई थी। उसके बाद आप देखेंगे पूरा मीडिया का एकदम दृश्य बदल गया है। पहले खाली अखबार थे, मैगजीन थे, बीच में टीवी चैनल आए, उसके बाद साइबर मीडिया हुआ, और इन सबको एक दायरे में लाया जाए, इनके लिए एक लक्ष्मण रेखा बनाई जाए, और इनमें काम करने वाले लोगों को कैसे हम उनका नुकसान ना हो, इसकी चिंता करते हुए एक मीडिया कमीशन बना के एक आयोग उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपे, सरकार उस पर काम करे। क्योंकि जिस तरह पहले मीडिया प्रेस आयोग की सिफारिश पर प्रेस काउंसिल बनाई गई थी, और आज जरूरत है, और मेरा माननीय सांसद जी से भी निवेदन है कि हम इस विषय पे, हमारे लोग आपसे दिल्ली में मिलेंगे, आपको ज्ञापन देंगे, वो ज्ञापन आप सूचना प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री को अगर देंगी तो मीडिया जगत का भला हो सकेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। आप सुन रहे थे श्री रास बिहारी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया। और मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक श्रीमान अरुण जोशी जी, आप कृपया मंच पर पधारें। और निवेदन करना चाहूँगा श्री राकेश शर्मा जी, श्री महेश बालाहेड़ी जी, आप स्वागत और सत्कार करें। श्री संजय सैनी जी, जोरदार तालियां से स्वागत अभिनंदन। जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक श्री अरुण जोशी जी। और अब बारी है कार्यक्रम में सहयोग व श्रम करने में अग्रणी साथी जो रहे हैं, उनके मान और सम्मान की मैं सबसे पहले आमंत्रित कृपया मंच पर पधारें। श्री रघुवीर सिंह जी, प्रिंस पब्लिक स्कूल दौसा के निदेशक,